अल्फा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का डीओई सैंपल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सैंपल पेपर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीओई द्वारा पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखिए ध्यान से। 65 और 117 महत्तम समापवर्तक को इस रूप में दिखाया गया है, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ है उसको हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि भाई एम का वैल्यू क्या होगा। बहुत इजी है, इन दोनों का आप क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, दोनों को अलग अलग फैक्टर करें। 1 1 7 दोनों का फैक्टर कर दे, कितना आएगा फैक्टर, 13 से कर दे, 13 पंजे 65 होता है। 1 5 से करें, 5 का 1 आ गया। इसको भी 13 से कर दे, कितना आएगा 9 बार में। और यहाँ पे 3 से 3 और फिर 3 से 1, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है वो एचसीएफ कहलाता है, आप सबको पता है। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 13 आ गया। और बोल रहा है एचसीएफ को लिख सकते हैं कैसे, 65m माइनस में 117, इस रूप में इसको लिखा जा सकता है, ऐसा ये बोल रहा है। तो देखिए इसको इधर लेके माइनस का इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। 117 में 13 प्लस कर दे, कितना आएगा 130 आ जाएगा। तो 130 इज इक्वल टू 65m। तो देन m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको डिवाइड कर दे 130 अपॉन में 65 काट दे, 2 आ गया आंसर। तो आ जाएगा इसका आंसर क्या, 2 सी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो एक द्विघातीय बहुपद के शून्यंकों का योग, द सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 11। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज 11, अल्फा प्लस बीटा इज 11। और आपको पता है अल्फा और बीटा को, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस में बी अपॉन में ए। 11 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दे, कुछ भी नहीं है, क्या लगा दे, 1 लगा दे। उसके बाद बात करूं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसके शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल यानी प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो नीचे लिख दे भाई अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, ये बोल रहा है 30 है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपको पता है, सी अपॉन में ए। 30 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दें। अब आपको पता है ए, बी और सी की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है। ए की वैल्यू क्या निकली है बताओ, माइनस, ए की वैल्यू प्लस में 1, और बी की वैल्यू क्या निकली है, माइनस में 11, और सी की वैल्यू क्या निकली है 30। इक्वेशन क्या होता है आपको पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म है इक्वेशन का, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका ये फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो फॉर्म है, इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट कर दे, तो कर दीजिए भाई। ए का या 1 तो एक्स स्क्वायर, आगे क्या है बी एक्स यानी माइनस में 11, तो यहां पे लिखे माइनस में 11x, और सी की वैल्यू क्या है 30, तो प्लस 30 इक्वल टू 0। ये लीजिए आ गया, कौन सा ये, बी। तो बी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं के लिए एक शर्त क्या हो सकती है। तो समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो रही है। तो पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस का क्या बनता है, तो ये ए जो है पैरेलल लाइंस के लिए बनता है, जहां पे भी लिखा हो A1 A2 B1 B2 इक्वल है, बट C1 एंड C2 इसका इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल के लिए बनता है। तीनों अगर बराबर आ जाए तो क्या बनता है भाई, ये समांतर के लिए नहीं बनता है, ये बनता है समपाती के लिए, यानी दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये अगर इक्वल नहीं है, यानी A1 A2 और B1 B2 ही इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि क्या कर रही है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, एक दूसरे को काट रही है। इसके 1 सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और इसका नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये तो कभी काटती ही नहीं है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अगर 4 क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ पे मूल -2 दे रखा है, तो p की वैल्यू निकालनी है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि भाई आपके पास रूट दे रखा है, रूट x की जगह पे रख दे, p का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि x स्क्वायर के जगह पे x स्क्वायर में डायरेक्ट रख देते हैं, -2 का स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस में p, और यहाँ पे माइनस में 2, x की जगह -2 और प्लस में 12 इक्वल टू 0। देन 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2p एंड प्लस में 12 और 4 कितना होता है बताओ जी, 16, ठीक है। तो 16 प्लस में 2p इक्वल टू 0, 16 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू माइनस में 16, देन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दो, 16 अपॉन में 2, देन 8, माइनस का 8, तो माइनस का 8 आपका ठीक आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कौन सा पद ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक पद पूछ ले तो आपको क्या करना है, ए एन को 0 लेना है। दिमाग में रखें, ए एन को 0 लेना है, अपने आप आंसर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। देखिए ए एन के जगह मैंने 0 रख दिया। अब ए एन का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 और डी, यही होता है। ए कितना है, ए ये पहला पद होता है, तो ए लिख दो 261 प्लस में एन हमें पता नहीं है तो एन माइनस 1 और डी यानी ये कितना, देखो यहाँ पे कितना अंतर है, -6 का, तो यहाँ पे लिख दे माइनस में 6। अब देखें ध्यान से, 0 इज इक्वल टू 261 प्लस में, इसको इससे माइनस करेंगे तो माइनस में 6n और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में क्या आ जाएगा 6। देन क्या करें, 261 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 267 और यहाँ पे प्लस में माइनस में 6n, इसको इधर लेके आए तो 267 इक्वल टू माइनस का इक्वल टू माइनस में 6n, माइनस के निशान से माइनस का निशान कैंसिल हो जाता है, ठीक है। n की वैल्यू निकाले, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 267 अपॉन में 6 से क्या कर दे, इसको डिवाइड कर दे, 6 से डिवाइड करे, 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 4, 6 चौक 24, फिर 2 और 7, फिर 6 चौक 24 पॉइंट में, और फिर कितना जाएगा 3 और 0 6 पंजे 30, यानी 44.5। आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं आती है, ठीक है। तो हमने 0 लिया था। अगर इसका अगला टर्म देखें जो ऋणात्मक होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है इसका अगला, यानी इसका पूर्ण जो है रूप लिखेंगे तो कितना आएगा भाई 45। तो आपका 45 इसका ठीक आंसर आएगा जो ऋणात्मक होगा। आप कमेंट करके बताएं कि इसका 45 का जो पद होगा वो कौन सा निकलेगा, देखना माइनस में निकलेगा। आगे देखते हैं, आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई डैश और डैश है, तो सम चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। विकर्णों की लंबाई हमारे पास ये दे रखी है, तो इसके भुजा की लंबाई क्या निकलेगी। एक बार मैं वो इरेज कर देता हूं जो ये हमने लिखा है, ताकि इसको सॉल्व कर पाए हम यहाँ पे। चलिए देखते हैं, ये आपका बोल रहा है कि भाई विकर्ण एक बार बना लेते हैं हम। क्या बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज यानी रोम्बस, रोम्बस की सारी साइडें क्या होती है, इक्वल होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी सारी साइडें इक्वल होती है, तो इस तरह का एक रोम्बस बना हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि इसके विकर्णों की लंबाई जो है 40 और 30 दे रखी है। ये देखो जी, एक 40 है एक 30 है, तो ये 40 मान लो तो 40 का यहाँ पे 20 आ जाएगा, और ये मान लो 30 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, आधा कर दे, आधा। और ये दोनों एक दूसरे को याद रखें, सम चतुर्भुज है यानी रोम्बस है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अपनी साइड निकल जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर को प्लस करो, h का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। तो h का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, h हमारा साइड है तो निकाल दो। 15 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 225, एंड प्लस में इसका स्क्वायर क्या होता है 400 इज इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों को प्लस करो, 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 625, किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 आपका h आ गया। ठीक, जवाब क्या है C। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। देखो एबीसी क्या है, एक वृत्त के जो है परिगत बना हुआ है। देखो यहाँ पे एबीसी एक ट्रायंगल है, उसके चारों तरफ जो है उस ट्रायंगल है जो वृत्त के चारों तरफ बना हुआ है, सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है। तो देखो ए बी की लंबाई पूछ रहा है भाई, ए से बी तक लंबाई ये बताओ, ये कितना है 6 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 6। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। एंड ये 4 है तो ये कितना आ जाएगा 4, बट ये टोटल 12 दे रखा है, तो ये 4 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो ये आपका 8 आ गया। और ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये वाला कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 8 और 6 प्लस कर दो, कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका जो है 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है इतने को मिलाने वाले रेखाखंड किस अनुपात में डिवाइड करेंगे, रेशो निकालना है। तो जब भी बोले कि ये एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है,
कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो y इक्वल टू क्या लिखना है, 0। ठीक है, तो याद रखें y इक्वल टू 0। तो ये जिसको कट कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स मान लिया मैंने, एक पॉइंट P था और एक पॉइंट क्या था, Q। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया गया है और ये कट कर रहा है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे कट कर रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, T नाम दे दो। ये T पे कट कर रहा है, T पे जो कट कर रहा है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो एक्स अक्ष पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यहां पे क्या आना चाहिए, 0 और y। ठीक है, और p की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, -3 और 2। q की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 और 7। ठीक है, अब रेशो निकालना है, रेशो m1 और m2 की वैल्यू हमें निकालनी है। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, x इजिकल टू क्या होगा, x इजिकल टू क्या होगा बताओ, x इजिकल टू x2 m1 प्लस में x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, बहुत इजी सा है। x के जगह पे क्या लिखा है, 0, तो 0 रख दो, x के जगह पे 0 इक्वल टू, एंड x2 के जगह पे क्या लिखा है, देखो ये x2 है, ये x2 है और ये पहला वाला क्या है, x1 है। ठीक है, तो x2 के जगह पे 5 लिखा है, तो यहां पे लिख दो 5 और यहां पे m1 एंड प्लस में ये बोल रहा है x1 कितना है भाई, माइनस में 3 और m2 निकालना है हमें, अपॉन में m1 प्लस में m2, तो हमें निकालना है m1 प्लस में m2। अब m1 m2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो 0 इजिकल टू क्या आ गया अपना, 5m1 प्लस में माइनस में 3m2। ठीक है, ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 3m2 इजिकल टू 5m1। रेशो निकाल दो, तो माइनस का 3 है, तो माइनस में क्या कर दोगे, माइनस में 3 अपॉन में क्या है, ये माइनस का था, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये, तो प्लस में 3 अपॉन में 5 इजिकल टू m1 अपॉन m2। तो रेशो आपका क्या आ गया, 3:5। ठीक है, अब 3:5 कहां है, तो डी ऑप्शन को ध्यान से देखे, दिख नहीं रहा होगा, तो देखे ध्यान से, ये डी है, क्या है, 3:5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी सा है, देखिए ध्यान से 9 क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल है, आराम से ट्रायंगल बनाए। ठीक है, इस ट्रायंगल को बनाया ऐसे, और इस ट्रायंगल की बात करें तो B 90 डिग्री है, तो यहाँ पे B पे पहले से लिख देता हूं, इसको A लिख देता हूं और इसको C लिख देता हूं। ये बोल रहा है tan A, यानी थीटा इसने A को लिया हुआ है, और tan A बोल रहा है कितना है, √1 अपॉन में √3। tan A √1 अपॉन में √3 की वैल्यू कब होती है, जब tan A कितना हो, tan जो है कितना होना चाहिए, 30। tan 30 होगा तो 1 अपॉन में √3 होगा, तो ये कितना, 1 डिग्री कितना आ गया, 30 आ गया, और ये कितना था भाई, ये 90 था, तो ये कितना होना चाहिए, फिर ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना होना चाहिए, 60। जब तो ये 90 और 90 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 180 बन गया। अब बोल रहा है साइन सी की वैल्यू निकालो, तो साइन सी यही है, सी इसको मानना है, तो बताओ साइन सी का मतलब साइन 60, क्या, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3 अपॉन में 2। तो भाई इसके लगा दो √3 अपॉन में 2। जिसको नहीं पता भाई वो चीजें याद कर ले। ठीक है, इसके ट्रिक्स बहुत सारे हैं, आप किसी भी ट्रिक को फॉलो करें और इन सारे को याद कर ले किसकी वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो धरती पर एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ा है, धरती के एक बिंदु से मीनार के 5 बिंदु का से 25 मीटर दूर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना दे रखा है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये देखो जी, इस तरह का क्वेश्चन है, ये मीनार है मान लो, और इसकी दूरी कितनी है, ये 25 दूरी दे रखी है, एंगल कितना बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है, तो ऊंचाई निकालना है। तो ये बताओ क्या है, P है, ये क्या है, B है, P और B किसका होता है, tan थीटा का, और थीटा की वैल्यू क्या है, 60। तो यहां लिख दो भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो लिखें tan 60 इजिकल टू √3 इजिकल टू P अपॉन में B, यानी P हमारा क्या है, हाइट, और B क्या है हमारा 25। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 √3 इजिकल टू H, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी निकल गई, 25 √3
3। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी आपका ठीक जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए, किसी त्रिज्या खंड का कोण इतने डिग्री 60 डिग्री है और इसकी त्रिज्या इतना दे रखा है, चाप की लंबाई निकले। बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है। क्या है? थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। ये क्या है? चाप निकालने का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। वैल्यू पुट करो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैल्यू पुट करते हैं, आंसर आ जाएगा। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको निकालने में। देखो जी, थीटा की वैल्यू क्या है? 60 अपॉन में 360 और 2 पाई आर। 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 इंटू में क्या है? आर की वैल्यू क्या है? 2 पाई आर। 3 5 अपॉन में 10 काट दो, 0 0 1 6। ठीक है, 1 3 एंड 1 5 1 2 1 11। ठीक है, कितना आ गया भाई? कितना आ गया? क्या बच गया? 11। तो 11 अपॉन में 3 काट दो, 11 अपॉन में 3 काट दो, कितना आएगा? 3 3 का 9 और फिर 2 और 0, फिर 6 और 6। ये आना चाहिए आंसर। 3.66 आएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख कर घबराए नहीं, बहुत इजी है। देखें, लड्डू टाइप का क्वेश्चन है और गोला लड्डू जैसा ही है। ठीक है, तो एक गोले का आयतन दे रखा है और इसका जो है सतह पर क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी गोले का आयतन और उसका क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों ही बराबर है। तो कर दे बराबर, क्या दिक्कत है? लिख दो। गोले का आयतन क्या होता है बताना भाई? 4 अपॉन में 3 पाई आर की 3 और क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। काट दे भाई, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से 2 आर चला गया, तो क्या बच गया? आर अपॉन में 3 इजकल टू 1। तो आर इजकल टू 3। लो, खत्म। शुरू होते ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये एक्चुअल में लड्डू था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 क्या कहता है? यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक, इसकी माध्य ज्ञात करें। माध्यक और बहुलक दे रखा है आपके पास, मीडियन और मोड दे रखा है, तो मीन निकालना है। बहुत इजी सा फॉर्मूला क्या है? z इजकल टू 3m माइनस में 2x। ये फॉर्मूला ध्यान रख लें। ठीक है, वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख लें। z की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी? 29। तो यहां पे रख दें 29 इक्वल टू 3m की वैल्यू कितनी है? 26। ठीक है, माइनस में 2x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? नहीं है तो निकालना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। 29 इजकल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा? 6 3 18, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, माइनस में 2x, इसको इधर लेके आए, कितना आएगा माइनस करने पे? 29 माइनस में 78 इजकल टू 2x। 29 में से 78 माइनस करें 8 और यहां पे कितना आएगा? 18। 18 में से 9 गया, 9 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा और उसके बाद 5 6 और 6 में से 4। 49 इजकल टू 2x। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 24.5। ये आना चाहिए आंसर भाई, बी आंसर ठीक है इसका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर का चीजें है ना। इसका आंसर है 24.5। नेक्स्ट देखें कौन सा है? 14 क्वेश्चन है आपका। एक थैले में डैश 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 कार्ड की संख्याएं लिखी गई हैं। एक कार्ड निकाला जाता है, तो कार्ड निकालने की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? भाई 2 से 11 तक की संख्याएं लिखी है, उसमें कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है बताओ? पहले तो संख्या लिख दें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभाज्य संख्या कौन सी है बताओ? 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है? याद रखें, 2 क्या है? एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। तो इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो 2 3 5 7
9 तो नहीं है, 11 है। ठीक है, तो आपके कितने हो गए भाई? 11, 1 2 3 4 5, यानी 5 अभाज्य संख्याएं हो गई। और टोटल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। काट दे, कितना आया? 1/2। तो 1/2 आपका ठीक जवाब क्या है? ए। ठीक है, ध्यान रखें, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या। कई बच्चे गलती कर देते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि एक और अल्फा बहुपद डैश के शून्यक है तो अल्फा का मान निकाल दें। कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगी। आपको पता है अल्फा इंटू में बीटा इजकल टू क्या होता है? सी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो देखिए अल्फा का वैल्यू 1 दे रखा है और बीटा का वैल्यू बोल रखा है क्या है? अल्फा है। और इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 और ए की वैल्यू 1 दे रखी है। अल्फा इंटू बीटा इजकल टू अल्फा, अल्फा इजकल टू क्या आ गया? 4। खत्म, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यही निकालनी थी। लो खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कोस, ये याद कर लेना भाई, डिग्रीज। कोस 0 कितनी होती है? 1 होती है। इनटू में कोस 30 √3 अपॉन में 2, इनटू में कोस 45 1 अपॉन में √2, इनटू में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होता है। सबको मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा आंसर। 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 4 √2 और ऊपर आ जाएगा √3। रैशनलाइज कर देंगे, 4 √2 अपॉन में 4 √2। इसका आ जाएगा 4 3 दूनी 6 अपॉन में 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। काट दें, 4 एकम 4 8, यानी √6 अपॉन में 8। कहाँ है ये रहा। तो आपका बी ठीक जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17वें की। 17वां क्या क्वेश्चन बोल रहा है? गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया जाता है? 12 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। दोनों ही स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। भाई अनुपात निकालना है, पूरा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बस वैल्यू पुट करें, आ जाएगा आंसर। क्या है? गुब्बारा कैसा है? गोल। गोल निकाले भाई। क्या है गोल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4πr² अपॉन में 4π बड़ा R स्क्वायर, 4πr² कट गया। लो छोटा r 8 गुने में 8, बड़ा R 12 गुने में 12। काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। खत्म। क्या आएगा? 4:9। डी आंसर ठीक है। चले आगे देखें, इसको मिटा दे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो करना है हमें नीचे। चलो आगे देखो, लड्डू क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट येलो पेन आ गया। एक फिश टैंक में 5 नर मछली 8 मादा मछली, तो इसके लिए तो जरूरत भी नहीं था। नर मछली निकालने की प्रायिकता निकालना है, तो नर मछली कितनी है भाई? 5 और टोटल मछलियां कितनी है? 8 4 12 और 1 13। खत्म। लो सी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 19वां। किसी किताब का अंकित मूल्य बढ़ने पर एक व्यक्ति 1200 रुपए में 10 किताबें कम खरीदता है। ठीक है, कम ही खरीदेगा भाई। अंकित मूल्य 10 रुपए बढ़ने पर, भाई बढ़ जाएगा रुपए तो कम ही किताब खरीदेगा ना। मतलब कि जितने रुपए लेकर गया है उतने रुपए, मान लो उसे 10 किताब खरीदनी होगी तो क्या करेगा? अगर उतने रुपए में कम, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई होगी तो वो उतने रुपए में कम किताब ही खरीद पाएगा। तो पहला कथन तो ठीक बोल रहा है, ए ठीक बोल रहा है। आर देखें, कार्य मूल्य बढ़ने पर एक निश्चित राशि में अधिक किताबें खरीदी जा सकती हैं। कार्य मूल्य बढ़ जाएगा तो ज्यादा किताबें खरीदी जा सकती है। क्यों बेवकूफ बना रहा है? चल गलत है। नेक्स्ट आपका इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ठीक है? तो पहला तो ठीक है और आर क्या है? गलत है। तो सी आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 20वां क्वेश्चन। अगर ए बी सी और पी जो है पी क्यू आर स्वार्गसम है तो वो समरूप भी होंगे। ठीक बोल रहा है भाई। अगर दो जो है ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रेंट है। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो वो
सिमिलर भी होने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखें, ये तो ठीक बोल रहा है। नेक्स्ट देखें, सभी स्वार्गसम त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो सिमिलर चीजें हैं वो स्वार्गसम होना जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो चीजें सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रेंस होना जरूरी नहीं है, ठीक है, बट जो चीजें कॉन्ग्रेंस है वो सिमिलर डेफिनेटली होंगी। तो ये रीजन ठीक दे रहा है, रीजन भी दे रहा है, स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन भी ठीक है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए अपना ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब 2 नंबर के आगे 1 नंबर के अपने 20 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट। अब 2 नंबर की बात आ गई है, तो 2 नंबर देखे भाई, 2 नंबर कैसे लेना है। दो संख्याओं का जो है लघुत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, उसके महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी एचसीएफ का 14 गुना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ को 14 गुना कर दें, यानी कि एचसीएफ को 14 से गुना कर दें। ये लो, एचसीएफ को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो, ये बोल रहा है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, एलसीएम को और एचसीएफ को जोड़ दिया जाए तो 600 प्राप्त हो जाता है। तो प्लस कर देते हैं, एलसीएम प्लस में एचसीएफ इजकल टू 600। एचसीएफ और एलसीएम को प्लस कर दिया, एलसीएम की वैल्यू क्या है, ये है, पुट कर दो वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। अगर एलसीएम की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 14 एचसीएफ है, तो यहाँ पे 14 एचसीएफ प्लस में एचसीएफ इजकल टू 600। 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितने हो गए, 15 एचसीएफ हो गए, 15 एचसीएफ इजकल टू 600। तो एचसीएफ क्या निकल जाएगा, एचसीएफ इजकल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 600 अपॉन में 15, 15 चौके 60, ठीक है। तो 4 और 0 यानी एचसीएफ इजकल टू क्या आ गया, 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया। अब एचसीएफ को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम इजकल टू 40 इंटू में 14, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, 14 चौके कितना होता है, 14 28, 14 चौके 56, तो 56 और 0 560 इजकल टू एलसीएम। तो क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या निकालो, एक संख्या दे रखी है आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू में क्या, एच सी एफ इजकल टू ए इंटू बी, यानी ए और बी दो संख्याएं हैं। तो एच सी एफ एलसीएम को जगह पे रख देते हैं, इस साइड कर देते हैं। देखो भाई, एलसीएम कितना है 560 इंटू में 14 इंटू में इजकल टू क्या है, ए की वैल्यू, एक संख्या की वैल्यू 280 इंटू में बी हमें निकालना है, तो बी निकालना है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 560 इंटू में 40 अपॉन में 280, 0 से 0 गया, 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो 4 दूनी 8, 80 इजकल टू बी, यानी दूसरी संख्या क्या निकल गई आपकी, बी निकल गई, ठीक है, 80 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इसको ठीक से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, इसको मिटा दे, थोड़ा जगह रहेगा तभी सवाल हो पाएगा। जगह क्या है, लिमिटेड, बिकॉज ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन आवर रिसोर्सेज। तो ध्यान रखें इस बात का, रिसोर्सेज हमेशा रिक्वायरमेंट से क्या चीजें हैं, कम होती हैं, तो उसी में काम चलाना है अपने को। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 22। ए का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघाती समीकरण डैश के वास्तविक और समान, क्या है, इक्वल चीजें कब आएंगी, जब डी इज इक्वल टू 0। बस यहीं पे आधा सवाल खत्म, ठीक है, पता लगा लिया ना, आधा सवाल यहीं पे खत्म हो जाएगा। डी इज इक्वल टू 0, आपको डी का फॉर्मूला पता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी 0 है, बी कितना है भाई, ए, तो ए माइनस ए का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू ऑल्सो 1, ए स्क्वायर माइनस में 4 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 इजिकल टू ए स्क्वायर, तो ए इजिकल टू 2, खत्म, लड्डू था ना, 2 नंबर ऐसे मिल गए फ्री में। नेक्स्ट मिटा दे, से मिटा दिया जाए, चलो मिटा देते हैं, आप रोक के भी देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। 2x² प्लस में 7 अपॉन में 2x प्लस में 3 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम ले लो भाई, इसका सबका एलसीएम ले लो। कितना आएगा एलसीएम बताओ? 4, इसको 4 से गुना करो 8x² प्लस में इसको 2 से गुना करो 14x प्लस में इसको कुछ नहीं करना है 3 इक्वल टू 0। 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो 8x² प्लस में 14x प्लस में 3 इक्वल टू 0 कर दो भाई, कोई सी मेथड लगा दो, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल दो। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितना आएगा? 24, 12 दूनी 24, 8x² प्लस में 12x प्लस में 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। कर दो इसको सॉल्व। क्या कॉमन आएगा बताओ? 4x कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस में 3 और 2x प्लस में 3 तो आइए, तो 1 कॉमन ले लो। 2x प्लस में 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा? 4x प्लस में 1 और बन जाएगा अपना 2x प्लस में 3। बहुत इजी है, ठीक है। आगे देखो भाई, 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो 4x इजकल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस इधर चलाएगा, माइनस में 1, तो x इजकल टू -1 अपॉन में 4। खत्म, पहला आ गया। दूसरा वैल्यू निकालो इससे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, x इजकल टू ये माइनस में आ जाएगा और अपॉन में 2 आ जाएगा। ये लो भाई दूसरी वैल्यू, x इजकल टू -3 अपॉन में 2। ये दो वैल्यूज आपकी निकल गई, किसकी? x की। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, आप दोनों करें, क्योंकि क्या पता कौन सा एग्जाम में आ जाए। चलो जी, क्वेश्चन सारे ऐसे ही फ्रेम होंगे, आपको बता देते हैं। रकम इधर से उधर हो सकती है, क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन डीओई द्वारा बनाया गया है, तो आप सभी से जरूर ट्राई करें। आगे देखें भाई, एबीसी एक ट्रायंगल है, बना देते हैं एक ट्रायंगल। ए बी और सी बना देते हैं, ए बी और सी। डी और ई बी सी के पैरेलल है, बी और सी ये रहा, इसके पैरेलल क्या है? डी और ई। ये लो, डी और ई ये इसके पैरेलल है, ठीक है। खत्म अब क्वेश्चन। ए डी इजकल टू कितना दे रखा है? ए और डी इजकल टू 1.75 दे रखा है, ठीक है। ए बी इजकल टू कितना दे रखा है? ए और बी यानी टोटल, ए बी इजकल टू 7 दे रखा है। ए और ई, ए और इजकल टू 2 दे रखा है। बोल रहा है ए और सी निकालो, यानी ये पूरा निकालो, छोटा और बड़ा, वो बीपीटी थ्योरम लगा दो, खत्म। पहले छोटा वाला ले लो 1.75 अपॉन में बड़ा वाला ले लो, कितना लिखा हुआ है? 7 इजकल टू छोटा वाला कितना है? 2 और बड़ा वाला एसी हमें निकालना है, ठीक है। एसी को इधर लेके जाओ, एसी इजकल टू, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 7 अपॉन इंटू में 2 अपॉन में 1.75, तो एसी इजकल टू कितना आ जाएगा? 14 अपॉन में 1.75, ठीक है। इसको हटा दो, ऊपर क्या लगा दो? 10, तो AC इजकल टू 100, 14 इंटू में 100 अपॉन में 175। 25 से काट दो, ठीक है। 25 सिक्के 25 सत्ते, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 25 चौके 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 2, तो 4 दूनी 8। AC इजकल टू 8। खत्म भाई, AC कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। चले आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखना है, इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आप सभी देखें, अगर साथ साथ नहीं कर पा रहे तो आप रोक के चीजों को देख सकते हैं। हम इतना जल्द नहीं रोक सकते क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको पता है मैथ सॉल्व करा रहा हूं मैं, तो चीजें काफी लंबी बन सकती हैं वीडियो। ज्यादा लंबी जितना हो सके उतना तो कम करेंगे ही, ठीक है। तो आप रोक के चीजों को और देख सकते हैं डिटेल में। पीए और पीबी जो है एक बाहरी बिंदु P की स्पर्श रेखाएं हैं और CD एक अन्य जो है स्पर्श रेखा है। तो वृत्त को क्यों स्पर्श करती है, इतना चीजें पढ़ने की क्या ही जरूरत थी, ठीक है। P और A देख ले, P और A लिख दे भाई। P और A कितना दे रखा है? ये टोटल 12 दे रखा है। और Q और C और Q और D कितना दे रखा है? 3। Q और C
सी, ये 3 दे रखा है और क्यू और डी भी 3, तो ये 3 है तो आपको पता है ये भी 3 होगा, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये 3 होगा तो ये कितना होगा, ये 3 आ गया, तो ये कितना आएगा बताना जी एक बार, ये 3 है तो ये 8 नहीं 9 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा ना, ये तभी तो 12 बनेगा, तो सी और पी कितना आ गया, सी और पी इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे बोल रहा है भाई पी और सी एक ही बात है, तो ये तो 9 आ गया, और पी और डी कितना होगा, पी और डी ये 3 है तो ये भी 3 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 आ गया, ठीक है, तो आपको पता है कि ये 12 था तो ये भी 12, ठीक है, तो ये भी कितना आ गया 9, तो ये भी 9 आ जाएगा, तो ये 9 और ये भी 9 प्लस में कितना आ गया 18, लड्डू क्वेश्चन था, ठीक है, तो नंबर लायक तो नहीं था, 1 नंबर में देना चाहिए था, अब दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आप ये जरूर स्टेटमेंट लिखना स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ऐसे ही प्रूफ मत कर देना, आंसर मत निकाल देना। क्वेश्चन नंबर 25 देखे भाई, 25 देखें, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल और सी राइट एंगल है, तो चलो भाई एबीसी एक ट्रायंगल बनाते हैं और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ऐसे नहीं कोई सा भी ट्रायंगल बना दो और सी रख दो राइट एंगल, ठीक है, तो फिर ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, चलो ये बोल रहा है tan a मतलब ये वाला डिग्री tan a, तो tan a कितना दे रखा है बताओ, 1/√3 अभी बताया था, 1/√3 की वैल्यू क्या होती है, कब होता है 1/√3, तो tan 30 जब होता है तब tan 30, ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो a की वैल्यू 30 आ गई, और ये कितनी थी भाई 90 थी, तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, खत्म। अब बताना ये sin a cos b, cos a sin b निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, sin a का मतलब sin 30, तो यहाँ लिखो भाई sin 30 इंटू में क्या दे रखा है cos b यानी cos 60 प्लस में cos a यानी cos 30 इंटू में sin b यानी sin लिखे, sin b का मतलब 60, खत्म। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और cos 30 की वैल्यू 1/√2 प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 एंड इसकी भी √3/2, खत्म। मल्टीप्लाई करें इसको 1/4, इसको मल्टीप्लाई करें 3/4, एलसीएम ले लें दोनों का, कितना आ जाएगा 4/4, काट दें 1, आंसर आ गया, खत्म। इसका आंसर 1 आएगा, 1 जस्ट 1, ठीक है, इतना बड़ा था 1 ही आएगा, और ज्यादा बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था ये, आराम से कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। तो ये 25वां था, इसका और भी करना है हमें तो ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अगर और करना है तो मिटाना तो पड़ेगा, ठीक है, हालांकि बहुत इजी है, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, करा देते हैं, चलो जी, देखो भाई इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है, चीजें आसान हो जाएंगी। चलो पेन ले लिया, tan की वैल्यू दे रखी है, यानी tan की वैल्यू हमारे पास दे रखी है tan थीटा की कितनी 2/3, तो इसे मान लो 2p है ये, तो 2 मान लो, इसे 3 मान लो, h की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 और 3 आगे तो h की वैल्यू निकल सकेगी, कितनी निकलेगी 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 9 इजकल टू h का स्क्वायर 13 इजकल टू h स्क्वायर, लो भाई 13 इजकल टू h स्क्वायर, तो h इजकल टू √13, तो इसको लिख दो भाई √13 है ये, साइन कोस स्क्वायर क्या होता है b कितना है 3 अपॉन में h यानी √3, इसका स्क्वायर माइनस में साइन क्या होता है p यानी 2 अपॉन में √13 का स्क्वायर, वैल्यू कितना आएगा तो 9/13 माइनस में 4/13 माइनस कर दोगे तो 5/30 आ जाएगा, लड्डू था, क्या था लड्डू था, लो खत्म। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2 नंबर में। चलो जी अगला देखो क्वेश्चन नंबर, अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए भाई, ठीक है 3 मार्क्स क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये प्रूफ जो है परिमेय सिद्ध करना है, मान लेना है कि ये पहले क्या है अपरिमेय सिद्ध करना है, तो मान लो परिमेय है, फिर दोनों का स्टेटमेंट रखो, फिर जो है आपको पता है कि उदाहरण, पहले चैप्टर का उदाहरण देखें, एज इट इज ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट सारा लिख दें, ठीक है, इतना टाइम नहीं कि इतना सारा स्टेटमेंट भी इसको कराएं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार ये आएगा, ये फिक्स है, ये क्या है फिक्स है, अपना पहले चैप्टर के उदाहरण से इसको देख लें और स्टेटमेंट्स याद कर लें, वही स्टेटमेंट सारे एक में पुट करना है, बस खत्म, ठीक है। इसका और करा देते हैं जल्दी से, इतना स्टेटमेंट लिखाने का टाइम हमारे पास नहीं है।
आगे देखें, एक जो है बिक्री के दौरान जो है एक रंगीन जो है पेंसिल इतने के पैकेट और क्रियोन पेंसिल इतने में बेची जा रही थी। दोनों के पूर्ण पैकेट और समान संख्या में पेंसिल और क्रियोन चाहते हैं, तो आप कितने कितने पैकेट खरीदोगे, कितने कितने कर दोगे? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम निकाल देना है, आ जाएगा आंसर। ठीक है, एलसीएम निकाल दे। एलसीएम निकालोगे इन दोनों का कितना आएगा? निकालो भाई। 24 32 किससे जा रहा है? एक कॉमन नंबर ले लें। कॉमन नंबर 4 से भी जा सकता है पर 2 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 16, ठीक है, फिर 2 से करना पड़ेगा। कितना आएगा? 6 8, फिर 2 से 3 और 3 और कितना आएगा बताओ भाई? यहाँ पे 2 2 4 2 8, 3 कितना आएगा बताओ? 4। यहाँ पे तो दोनों अलग ही आ गए। 4 3 12 और ये कितना है? 2 2 4 2 6, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 12 8 96, 96 आएगा भाई इसका एलसीएम 96। अब क्या करना है? 96 को 24 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और फिर एक बार 32 से डिवाइड करना है। कितना आ जाएगा? 3। तो याद रखे भाई, जो रंगीन पेंसिल है उसकी कितनी पैकेट खरीदनी है? 4 पैकेट खरीदनी है। और क्रियोन वाले की कितनी खरीदनी है? 3। 4 और 3 खरीदोगे तो दोनों की पेंसिलों की संख्या 96 और 96 आएगी। समान पेंसिल क्रियोन और इसको चाहते हैं तो दोनों के कितने कितने पैकेट खरीदोगे? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एक की 4 पैकेट और एक की 3 पैकेट, खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27वां। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपके बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, बहुपद ज्ञात करना है। अल्फा और बीटा दे रखा है, अल्फा और बीटा दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस में बीटा इजकल टू बताओ माइनस में बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपॉन में ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस करना एक बार, इन दोनों को प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, इससे ये कट जाएगा। रूट में 3, रूट में 3 कितना आ जाएगा? 2 रूट में 3 इजकल टू माइनस में बी अपॉन ए, नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। ठीक है, ये माइनस का साइन यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी इजकल टू कितना आ जाएगा? माइनस में 2 रूट में 3 और ए इजकल टू 1। अल्फा इंटू बीटा बताओ भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस में बी, ए माइनस में बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखें भाई सभी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर दो 3 आ जाएगा, माइनस में 4 इजकल टू सी अपॉन में ए, तो -1 अपॉन में 1 इजकल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है? -1 है, -1 है। इक्वेशन क्या होता है आपने बताना? ax² प्लस में bx प्लस सी इजकल टू 0, ये इक्वेशन होता है। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, तो यहाँ पे लिख दो भाई x²। b की वैल्यू कितनी है? माइनस में 2 रूट में 3x और c की वैल्यू -1, ये लो जी, इक्वल टू 0। ये क्या बन गया? अपना पॉलिनोमियल बन गया। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट